ठीक है चलिए कोई नहीं, रेडी, शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक क्या पता है बच्चों, ग्रेविटेशनल वेव्स करके टॉपिक है। देखिए पेज नंबर 10 पे ग्रेविटेशनल वेव्स। बेटा वो वीडियो चालू है? ओके, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर। ओके बढ़िया। क्या बाबू ये क्या है? हाँ ये बताया था ना मैं, अगर हमको एक्चुअल में वेट निकालना है तो हमको क्या करना है, हमारे वेट को 9.8 से मल्टीप्लाई करना है 780 से। क्या था वो बताया था ना मैं आपको, 9.8 से ऐसा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मास फोर्स का फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका मास अगर 75 kg, आपका ले लेते हैं 5 kg, तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको मतलब समझ लो ऐसा। ठीक है चलिए, क्या बोलते बाबू आप? एग्जाम में 10 आएगा मतलब? हाँ मतलब वो देते हैं आपके कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अभी भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आपको 10 दिया है। एक्सेलरेशन का वैल्यू एक्चुअल में कितना आया था, 9.77। फिर हमने देखा अर्थ के स्पेस पे भी दो जगह चेंज होता है, पोल और इक्वेटर पे, तो 9.8 ऑन एन एवरेज लेते हैं। 11 में जब आप जाओगे तो 9.8 से डील करोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में 10th में क्वेश्चन को इजी करने के लिए उन लोग 10 दे देते, तो और क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है चलिए, अभी मुझे एक बात बताओ, मेरे सामने वराल देवी लेके, आपने देखा आपके स्कूल के सामने वराल देवी लेके, देखा तो हो गई, थोड़ा छोटा है तो दिखाई तो देगा, कहीं से भी गुजरोगे तो भी ऐसा। तो वराल देवी लेक में अगर मुझे वेव्स प्रोड्यूस करना है, वेव्स क्या प्रोड्यूस करना है, वेव्स, बता मुझे क्या करना पड़ेगा? हवा, तालाब में हवा में कैसी बातें करते हो यार। हाँ पत्थर मारेंगे, पत्थर मारेंगे, पत्थर डालेंगे या फेंकेंगे, पत्थर मारेंगे। तालाब को बोले तो पत्थर मारूंगा, अरे तालाब पे बोलेगा मार ले, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें पत्थर फेंकेंगे या पत्थर डालेंगे। जब जैसे हम लोग उसमें स्टोन फेंकेंगे, वो भी ध्यान रखना कि किसी को लगे ना। हाँ हाँ, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स जब प्रोड्यूस होंगे तब भी वाइब्रेट होगा। दैट इज मच टेक्निकल, वेरी गुड। बट हाउ यू गोइंग टू प्रोड्यूस दैट वेव्स? वो ट्यूनिंग फॉर्क होता है, वो यू शेप होता है, ऐसा आपको कॉलेज में मिलेगा वो। फिर मतलब थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है तो इसको नहीं गुलेल नहीं बेटा, अभी लग जाएगा बाबू को, ये तुरंत निशाना लगा रहा है, दीदी तेरा देवर दीवाना हो जाएगा। वो गाना है दीदी तेरा देवर दीवाना। अच्छा वहाँ मारा तो दीदी तेरा देवर दीवाना हो रहा है, यहाँ तो दीदी तेरा मारा मारी हो जाता है। अपने इंडिया में एक्चुअल में प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, तो शादी छोड़ के यहाँ ही मारा मारी होता है। अच्छा ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क होता है, मेटल का रॉड होता है, ये थोड़ा लंबा होता है। फिर वो क्या करते हैं, उसको जैसे डस्टर है ना, ऐसा एक रबड़ पैड होता है, उसको मारते हैं जोर से, और फिर उसको जिस चीज पे वाइब्रेट करना है उस पर रखते हैं। साउंड का वाइब्रेशन फाइंड करने के लिए काम आता है। आप 11 में पढ़ोगे साउंड टॉपिक में, ओके। तो लेकिन अभी मुझे प्रैक्टिकल लेवल पे अगर तालाब में मुझे वाइब्रेशन यानी कि वेव्स प्रोड्यूस करना है, तो सिंपल तरीका क्या है, पत्थर उठाओ मारो। बॉयज ने वो खेला होगा, हर बॉयज मुझे लगता है कि वो पत्थर लेके ऐसा फेंकते हैं हम। हाँ, और हमारा टारगेट होता है किसका ज्यादा, हाँ टप्पा हिंदी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, बाउंस कितनी बार वो जम करके जाएगा। खेला है, सबने खेला होगा। और एक हम तब तक खेलते हैं जब तक किसी को लग नहीं जाता, या किसी के घर से बुलावा नहीं आ जाता, या पत्थर खत्म नहीं हो जाता, तब तक चलता है गेम। हाँ, जितना पतला होगा, जितना प्रॉपर्ली आप थ्रो करोगे, उतना मस्त टप्पा खा के जाता है, बड़ा ब्यूटीफुल लगता है, वो प्यारा लगता है ना। ओके, तो बच्चों देखो, जब एक पत्थर वहां पे गिरता है तालाब में, तो वहां पे वेव्स बनना शुरू होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के और भी वेव्स है, जैसे एक्स रेस, गामा रेस, बीटा रेस, समझ में आ रहा है। और भी बहुत सारे रेस आपने देखा होगा, जैसे साउंड वेव्स होता है। साउंड भी क्या होता है, वेव्स के फॉर्म में, हाँ माइक्रोवेव के वेव्स होते हैं। तो ये रेडियो वेव्स होते हैं। वाह, सब साइंटिस्ट लोग ही बैठे क्या, सब अय्यर के रिश्तेदार है लग रहे। अच्छा, मतलब हमने पढ़ा इतने सारे वेव्स होते हैं, पर तुमको पता है पहली बार किसी साइंटिस्ट ने पता किया था कि ग्रेविटेशनल भी एक तरह के वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। जो ग्रेविटेशनल हम लोग मोशन पढ़े, ग्रेविटेशन भी एक तरह से वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो आपको इस साइंटिस्ट का नाम अप्रिशिएट करना चाहिए, और उन्होंने कितने ब्यूटीफुली उसको डिफाइन किया, देखना मैं बता रहा हूँ। तो आ जाइए पेज नंबर 10 पर बच्चों, देखो क्या दिया है बेटा, बुक खरीद लो। सर था, गायब हो गया। अभी था नहीं, वो जिस दिन आपके लेक्चर में था, हमारे सर सब मेरी गलती, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे, तो वो साइंटिस्ट कौन थे, हमें वेल नोन, वेरी नोन साइंटिस्ट आइंस्टाइन जी ने इसको प्रेडिक्ट किया था 1916 में। समझ में आ रहा है, 1916 में उन्होंने प्रेडिक्ट किया जो ग्रेविटेशन है वो भी कैसे ट्रैवल करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और कितना ब्यूटीफुल वर्ड से उसको डिस्क्राइब किया उन्होंने, उसको डिस्क्राइब किया द वेव ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। फैब्रिक मतलब क्या होता है, वेरी गुड, कपड़ा। और स्पेस का जो समय है, स्पेस टाइम है, उस पर एक फैब्रिक की तरह वो ट्रैवल करता है। मतलब एक शायराना अंदाज है, जैसे बोल सकते हो। कितना प्यारा तरीके से उन्होंने डिफाइन किया व्हाट इज ग्रेविटेशनल वेव। इट इज लाइक अ फैब्रिक ऑन अ स्पेस टाइम। आप देखो कपड़ा है ना, कपड़ा आप शॉप में जाते हो तो आप वहां पे भी देखो कपड़ा कैसे दिखाता है, ऐसे करता है तो डायरेक्ट लंबा हो जाता है कपड़ा, देखा है आपने। आप क्लोथ पीस लेने जाते हो ना, क्लोथ पीस, तो वो ऐसे फेंकता है डायरेक्ट, जो रोल रहता है रोल
वो रोल को शॉप वाला ऐसे फेंकता है, देखो खुल जाता है रोल, तो वो कैसे फैब्रिक जाता है लहराते हुए, ऐसे ही कुछ आप इसको एज्यूम करते हो कि ग्रेविटेशन वेव्स किस तरह का होता है, इट इज लाइक अ फैब्रिक ऑन अ स्पेस टाइम, समझ में? और उन्होंने कब प्रिडिक्ट किया था इसको? 1916 में। याद रखना इसलिए जरूरी क्योंकि इसके 100 साल बाद एग्जैक्टली कुछ हुआ मैं बताता हूँ। तो 1916 में आइंस्टाइन जी ने बताया जो ग्रेविटेशनल वेव किसकी तरह होता है, फैब्रिक ऑन अ स्पेस टाइम, ठीक है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए उस समय जो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम था लीगो। क्या था? आज शायद कोई लीगो गेम्स भी आते हैं ना, वो ब्लॉक्स आते हैं लीगो ब्लॉक्स, जिसको जोड़ जोड़ के हम लोग अलग अलग शेप बनाते हैं, मालूम है? छोटे छोटे ऐसे टुकड़े होते हैं, हाँ लीगो ब्लॉक्स आते हैं, मालूम है आपको? देखो बेटा ऐसा कुछ शेप होता है उसका, है ना, फिर एक के ऊपर एक जोड़ते जोड़ते अपन अलग अलग चीजें बनाते हैं, लीगो बोलते हैं शायद, इस बार नॉट श्योर, बच्चे खेलते हैं ना, ईगो नहीं लीगो, ठीक है, मजाक कर रहा था। ओके तो लीगो का फुल फॉर्म देखो बच्चों क्या दिया है, लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। सर लीगो ही ठीक है, पर अगर एग्जाम में आया तब तो मालूम होना चाहिए ना। तो एल से क्या है लेजर, आई से क्या है इंटरफेरोमेट्रिक, और जी वाला मैं लर्न करूंगा, वो मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, ग्रेविटेशनल, फिर वेव ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑब्जर्व करके बता रहे। ग्रेविटेशन वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, किसने बताया? आइंस्टाइन जी ने। कैसे डिस्क्राइब किया? इट इज लाइक अ फैब्रिक इन अ स्पेस टाइम। कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसको बेस्ट डिटेक्ट कर सकता था? लेगो, लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ओके। हाँ अब इसके 100 साल बाद ना, 100 साल बाद साइंटिस्ट लोग ने फाइंड आउट किया कि ये बात एकदम सही, हाँ ये परफेक्ट बात है, 100 साल लगे बाकी साइंटिस्ट लोग को इसको पूरी तरह डिस्कवर करने में, और उन्होंने नोटिस किया कि जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यू नो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स? जो स्पेस में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स है, मशीन्स बोल सकते हो आप एक तरह से, जो भी स्पेस में, जैसे आप मुझे एक बात बताओ, सैटेलाइट यू कैन टेक इट एज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट का यूज स्पेस में होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट से भी ग्रेविटेशनल वेव्स इमिट होते, समझ में आया? ओके अब आते हैं अपने टॉपिक पे बच्चों। ध्यान से देखो, ये समझा आपको, एक मतलब एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप था इसलिए आपको समझाया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप इसमें देखिए क्या क्या चीजें याद रखने वाली। बहुत सारे टाइप के वेव्स होते हैं, जैसे आपने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स, एक्सरेज, गामा रेज, ये सब भी वेव्स है। फिर इसके बाद किसी ने नोटिस किया, साइंटिस्ट लोगों ने, कि ग्रेविटेशन भी इट्स अ काइंड ऑफ वेव्स। कैसे ट्रैवल करता है? लाइक अ फैब्रिक इन अ स्पेस टाइम। इट वाज डिस्कवर्ड बाय आइंस्टाइन इन 1916 एंड द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट दैट ग्रेविटेशनल वेव वाज लेगो, लेजर इंटरफेरोमेट्रिक। करेक्ट, मैं वेट कर रहा था ताकि आप बोले। और 100 साल बाद बाकी साइंटिस्ट ने भी इसको प्रॉपर्ली प्रूव किया कि हाँ, उन्होंने 100 साल बाद क्या फाइंड आउट किया कि हाँ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स इमिट होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते बच्चों, देखो ये डस्टर है, ये गिर क्यों नहीं रहा है? पर मैंने पकड़ा थोड़ी उसको, गिर क्यों नहीं रहा है? अच्छा बोलते हैं, वाह वाह अच्छा नहीं पकड़ूंगा, बस अभी तो नहीं पकड़ा था ना, अब ठीक है। देखो नहीं पकड़ा था आप, तुम्हें क्या विष्णु क्या यार, मेरे से बुक तो घूमता नहीं, डस्टर घुमाने बोल रहे। हाँ नहीं ठीक है, अच्छा ये क्यों नहीं गिरा? क्योंकि मोशन में था, हमने पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मैं उसको बाहर की तरफ से ब्लॉक करा था गिरने के लिए, पकड़ा है ना ऐसा ना, ठीक है चलिए ओके। लेकिन फिर भी अभी ये क्यों नहीं गिरा? अगर साइंटिफिकली सोचना चाहो तो ये क्यों नहीं गिर रहा है? ये गिरना चाहता है क्या? नहीं देखो मैं हाथ हटा रहा हूं तो गिर जा रहा है, देखो ना, देखो ये ऐसा है, मैं हाथ गाना गाओ स्पाइडरमैन ठीक है। अच्छा मेरा क्वेश्चन क्या था समझा? देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बुक के ऊपर मैंने डस्टर रखा है, लेकिन अगर बुक को मैं यार झटके में बुक को मैं अगर ऐसे हटा लूं जगह से तो डस्टर गिर गया, तो पहले क्यों नहीं गिरा बताओ? हाँ मतलब इन शॉर्ट कहने का तरीका यह है कि ये इसके ऊपर अभी भी फोर्स लग रहा है, ये अभी भी गिरना चाहते हैं, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उस फोर्स के खिलाफ ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा हूँ। मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है? व्हाट आई एम सेइंग? इस पे अभी भी एक फोर्स लग रहा है, ये अभी भी गिरना चाहता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उस फोर्स को काटते हुए उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूँ, और जैसे उस फोर्स को मैं हटा देता हूँ तुरंत ग्रेविटेशनल फोर्सेस को नीचे खींच लेते हैं। मतलब ये नीचे गिरा तो किसकी वजह से गिरा? सिर्फ किसकी वजह से गिरा? इसमें मेरा कोई हाथ था क्या? कहाँ था मेरा हाथ? मेरा बुक था ना, मेरा बुक था। मतलब इसके गिरने में मेरा कोई हाथ था क्या? इसको रोकने में मेरा हाथ था, लेकिन इसके गिरने में मेरा कोई हाथ था क्या? मतलब द ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन ओनली। कुछ बात समझ में आ रहा है? व्हेन अ ऑब्जेक्ट, सुनो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, अभी मैं गिरा रहा हूँ लेकिन मैं नहीं गिराऊंगा ना, मैंने खरीदा, महंगा है, टूट जाएगा, तो मैं इसको जब ऐसे करके छोड़ दूंगा तो ऑब्जेक्ट गिर रहा है। कैसे गिर रहा है? ग्रेविटेशन की वजह से।
और सिर्फ ग्रेविटेशन की वजह से, तब ऐसे गिरने को बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? व्हेन अ ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, हाँ ध्यान रखना। देखो मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसका नाम क्या है? फ्री फॉल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हेन एन फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ओनली। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, कितना बिल, अरे 5 लाख ओनली, क्या बात कर रहे हैं, इसमें मेरा पूरा घर जाएगा, समझा? तो वो ओनली वर्ड ऐसा रहता है कि अरे कुछ भी तो नहीं, बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रहा है वो टाइम से। तो देखो यहाँ पे व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, तब उसके गिरने को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री फॉल। तो डेफिनेशन तो लर्न हो गया होगा सबको। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, देन द फॉल इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्री फॉल। अब ना जो आप अभी जो डस्टर गिरा, क्या वो सच में फ्री फॉल था? कितने लोगों को लगता है यस? आवाज तो बहुत जन की आती है, हाथ उठाने बोलता, कोई उठाता नहीं, अच्छे से हाथ उठाओ। डस्टर जो अभी गिरा वो फ्री फॉल था। कितने लोगों को लगता है नहीं था? जो दोनों में हाथ नहीं उठा रहे ना, उन पे मैं हाथ उठाऊंगा। तो नहीं वाले मुझे जवाब दे कहाँ है? अरे सर मैं हाँ वाले में था, सॉरी। फ्री फॉल था, देखो तुरंत पार्टी बदल लिया। ठीक है, कितने लोगों को लगता है फ्री फॉल है? हाथ उठाओ, हाँ तो जरा बताइए तो कहाँ है फ्री फॉल है? अरे सर ये तो ठीक है। हाँ कैसे हो? यस, मैंने क्या बोला? फ्री फॉल का डेफिनेशन क्या है? ग्रेविटेशनल नहीं, ओनली इंपॉर्टेंट है। जब ग्रेविटेशन के अलावा उस पर कोई फोर्स नहीं लगता तब उसको फ्री फॉल बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने इस पे कोई फोर्स तो नहीं लगा, इसको रोकने के लिए फोर्स लगाया था, लेकिन जब हटाया तो ये गिरा तो ग्रेविटेशन की वजह से, लेकिन इस पे और भी फोर्सेस लग रहे थे। कौन कौन से फोर्स? मस्कुलर फोर्स। भाई हम जिम में वर्कआउट नहीं कर रहे। अच्छा, हर चीज में मस्कुलर फोर्स लगता है, कोई भी चीज आप लिफ्ट करोगे तो, बट मतलब आर्नोल्ड पढ़ा रहे हैं आप लोग को ना, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे क्यों ऐसा ये ग्रेविटेशनल मतलब फ्री फॉल नहीं है? देखो बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया, यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है, फ्रिक्शनल फोर्स है, बेयॉन्स फोर्स है। बेयॉन्स मतलब क्या? जब कोई चीज गिरती है तो उसको एक फोर्स रोकता है, ऊपर की तरफ धकेलता है, बताया था ना। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा बेयॉन्स फोर्स भी लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। तो कैसे हुआ ये फ्री फॉल? मैंने क्या बोला? फ्री फॉल मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए। तो डस्टर का गिरना प्रैक्टिकली देखा जाए तो एग्जैक्टली ये फ्री फॉल नहीं है, ये 100% रियल फ्री फॉल नहीं है। कितना खुश हो रहा है तनिष, देखा मैं राइट था, अगला इलेक्शन लड़ूंगा देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, समझ में आया? अब क्वेश्चन, अब मैंने कॉन्सेप्ट समझा है ना। अब मुझे बताओ क्या सच में फ्री फॉल 100% रियल फ्री फॉल पॉसिबल है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं है, तो कहाँ है? करेक्ट, 100% फ्री फॉल पॉसिबल है, बट ओनली इन जहां पे कोई फोर्स होगा नहीं, तब जब वहां पे कोई चीज गिरेगा दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? 100% प्योर फ्री फॉल। और मैंने आपको बताया था, अच्छा एक और साइंटिस्ट की हम लोग को एप्रिसिएशन करना चाहिए। एक साइंटिस्ट था जिसने इस चीज को पहले प्रूव करने की कोशिश की। तो आप लोग आइए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 पे जल्दी, जिसने दुनिया को पहली बार ये चीज बताई। और देखो कब बताई? 1590 में, 1590 में, समझ में आ रहा है? और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों? गैलीलियो। क्या नाम था उनका? आप इनके बारे में 11th-12th में और पढ़ोगे अगर आप साइंस लेते तो। हाँ वेरी गुड। तो गैलीलियो जी ने क्या किया था? पिसा करके एक जगह थी, शायद देखो पिसा, हाँ पिसा करके एक सिटी था इटली में। उन्होंने क्या किया था, वहां के टिल्ट टावर से 2 मेटल के बॉल्स को छोड़ा था एक साथ, ये प्रूव करने के लिए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से छोड़ेंगे तो सेम टाइम पे गिरेगा। जो हमने आप पढ़ा भी उस दिन, पता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, कि मतलब एक्सेलरेशन को मास से कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन देखो 1590 में इस चीज को प्रूव करना तो छोड़ो, समझाना और उससे भी पहले सोचना कितनी बड़ी बात है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो हमसे 500 साल आगे थे, समझा? आगे थे ना सोच में। आज हम उनके 500 साल बाद हम उनके लिखी हुई चीज को पढ़ के समझने की कोशिश करें जो लिख के चले गए। इसलिए कभी भी किसी भी साइंटिस्ट के बारे में सुनो तो एटलीस्ट उनके लिए आपके मन में एक रिस्पेक्ट आना चाहिए। जैसे भगत सिंह, आज हम लोग अपने जात धर्म ऊंच नीच अमीरी गरीबी में लड़ रहे मर रहे, और एक वो इंसान था जो 23 साल की उम्र में देश की आजादी के बारे में सोच रहा था, और सिर्फ सोच नहीं रहा था, लड़ रहा था, यहाँ तक कि मरने को तैयार था। और उन्हें वो शहीद भी हो ना, देश के लिए बलिदान दिया। लेकिन 23 साल की उम्र में हम कहाँ होंगे? मेरा करियर क्या बनेगा, मेरा घर कब बनेगा, मेरी गाड़ी कब लूंगा, समझ आ रहा है? गेटिंग हमारी सोच का डिफरेंस समझ आ रहा है? ओके, तो कौन थे वो साइंटिस्ट बच्चों? याद रखो, गैलीलियो जी। कब उन्होंने किया इस एक्सपेरिमेंट को? 1590 में। कहाँ पे किया? इटली के पिसा सिटी में, समझ में आया? और उन्होंने कैसे किया था बच्चों? उन्होंने एक टावर से क्या किया था? 2 मेटल के बॉल को ड्रॉप किया था, समझ में आया? पक्का? अच्छा, अब फिर इसके बाद देखो एक एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया, नीचे यूट्यूब लिंक भी दिया है, आपने नोटिस तो किया होगा पर ध्यान नहीं दिया होगा इसके ऊपर, है ना?
तो ये कौन सा यूट्यूब लिंक है? वही यूट्यूब लिंक है जो मैं आपसे बोल रहा था कि मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, और अब मैं शेयर करूंगा उसको, क्योंकि वो चीज आपके बुक में दिया। तो मैंने क्या बताया, एक वैक्यूम चैम्बर साइंटिस्ट लोग ने क्रिएट किया, जिसके अंदर पहले उन्होंने एयर को रखा और एक फीदर को और एक मेटल के बॉल को ड्रॉप किया। बताओ क्या होगा? मेटल बॉल धड़ से नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला एयर को रखा उन्होंने, तो मेटल बॉल धड़ से नीचे आएगा, फीदर एकदम झूलते हुए आएगा। सेकंड केस में उन्होंने क्या किया? सेकंड केस में उन्होंने वैक्यूम को हटा दिया, एयर को क्लियर किया, वैक्यूम क्रिएट किया, और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट किया दोनों को रिलीज किया तो क्या हुआ? फीदर और वो मेटल बॉल दोनों एकदम साथ में धरती पे गिरा। इससे क्या प्रूफ हुआ कि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन जो स्पीड है वो वजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक और इंपॉर्टेंट चीज पता चला, वो क्या था? फ्री फॉल। वैक्यूम में गिरा ना, तो उसके ऊपर सिर्फ कौन सा फोर्स लगा? क्यों? अगर कोई और फोर्स होता तो पंख को गिरने देता फटक से, वो उसको मूवमेंट कराता, लेकिन वहां कोई फोर्स था ही नहीं। मतलब फीदर और बॉल जो गिरे वो कौन सा बॉल था? अच्छा, न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन से, 3 लॉज ऑफ मोशन किसी को याद है? इक्वेशन याद है किसी को? इक्वेशन एक लिखता हूं, शायद याद आ जाए। v = u + at, याद आ रहा है? हाँ, ऐसे देखो देखो देखो, s = ut + ½ at², समझ में आ रहा है? और लास्ट वाला v² = u² + 2as, समझ में आ रहा है? ये क्या है? नहीं समझ में आ रहा ना? ये 9th में था। हाँ सर, ताना मार लिया, अब आप पढ़ाइए प्लीज। ठीक है, ये न्यूटन ने ना 3 बहुत अच्छे इक्वेशंस दिए थे दुनिया को, ये बहुत फेमस इक्वेशंस है। कभी कभी आप इंस्टाग्राम पे देखोगे ना, लोग एक दूसरे को न्यूटन के इक्वेशंस पूछते हैं। एक मैंने देखा था, क्या पता स्क्रिप्टेड होगा, पर मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, मुझे अच्छा लगा। मैं साइंस टीचर तो, पर वो कैसा था पता है क्या? वो पता, मैं आज 5,000 रुपए दूंगा जो मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर देगा। तो इंडिया का दूसरा नाम क्या है? 5 इंडियन क्रिकेटर्स का नाम बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो हर क्वेश्चन हर आदमी सोचा था, वाह 5,000 मेरे हो जाएंगे। इंडिया का दूसरा नाम क्या है? हिंदुस्तान है, भारत है ना, बहुत ऐसे नाम है, तो कोई भी बता देगा। फिर बोला 5 क्रिकेटर का नाम बताओ, फटाफट वो भी बता दिया। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है पता है? न्यूटन का 3rd लॉ बताओ। ऐसे देखते आ सारे, ये क्या चीज है? अब जो पेरेंट्स लोग हैं जो 40-50 साल के, न्यूटन का 3rd लॉ क्या हाल रहेगा? लेकिन एक ऑटो ड्राइवर रहता है, वो डायरेक्ट बता देता है, if the object is in rest it will remain in rest, if the object is in motion it will remain in motion until an unbalanced external force is applied to it. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. So each and every action force has an equal and opposite reaction force. तो भाई उसने ऑटो ड्राइवर ने बता दिया और पैसे लेके भाग गया, और वो ऐसे देख रहा था कैमरामैन। ओके, तो ये न्यूटन का लॉ था, उसने बताया। तो ये 3 लॉस के ऊपर ना 3 इक्वेशन बनाए बच्चों, एकदम ध्यान से देखना। ये आपको लर्न करना है अगर आपको याद नहीं है तो, लेकिन मैं कुछ चीजें इसमें समझा दूं। इसमें यू मतलब क्या है? वेरी गुड। यू मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जब मैं कोई चीज को स्टार्ट करता हूं तो जो मेरी स्पीड होती है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब स्टार्ट। वी मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी। वी मतलब क्या है? ए मतलब क्या है? वेरी गुड। चलिए लिखते हैं इसको एक बार, देखो। नहीं मतलब मैं लिखता हूं, बताओ यू मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वी मतलब क्या? वेरी गुड, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ए मतलब क्या? एक्सेलरेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। पहले मैं 10 की स्पीड से चला था, अभी मैं 50 की स्पीड से चल रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 40। पहले 10 था, 50 है, 50 - 10 कितना हुआ? 40, ठीक है। अच्छा, एस मतलब क्या? ये बताओ तो मजा है। टी मतलब क्या? टी मतलब क्या? टाइम। एस मतलब है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? एक जगह से दूसरे जगह गए तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहां तक समझा? तो तीनों इक्वेशन सबको लर्न हो गया 100% पक्का बाबू, लर्न हुआ। तो फॉर्मूला क्या है? v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। अच्छा सर, याद करना जरूरी, बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि इसके ऊपर ही अपना अगला न्यूमेरिकल। तो अगर आपको ये लर्न रहेगा तो न्यूमेरिकल आपको अच्छा लगे। देखो, मेरे को नहीं पता आपको न्यूमेरिकल पसंद आ रहे कि नहीं, पर मुझे आ रहे तो मैं तो कराऊंगा, और आपको आने ही चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फ्री फॉल के लिए ये फॉर्मूले में कुछ चेंज होगा क्या? ये देखो, फ्री फॉल हुआ, फ्री फॉल हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर ये स्टार्ट होगा उस समय इसकी स्पीड क्या होगी? चाहे फ्री फॉल जब भी स्टार्ट हो, हमेशा उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? देखो ना, फ्री फॉल करने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो, वाह स्पाइडरमैन, स्पाइडर ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्री फॉल में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। मतलब यू हमेशा आपको क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है? ओके, तो देखिए यहाँ पे तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा? v = u 0 हो गया, तो ये क्या बचा? सिर्फ 80। समझ में आ रहा है? इसका बताओ क्या आएगा? s = u 0 हो गया, 0 × t 0, 0 + this will become ½ at²। ये किसके लिए? सिर्फ फ्री फॉल के लिए। किसके लिए बच्चों? वेरी गुड। और नेक्स्ट देखो, v² क्या आएगा बताओ?
2a स्क्वायर as समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0। तो अगर फ्री फॉल के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये आप यूज करो, इसके लिए दिमाग साथ लेके जाओ। समझ में आया? इसको आप लर्न करो, इसको दिमाग साथ में लेके जाओ, आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा सा चेंज और कर रहे हैं हम लोग। क्यों? मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन जब मैं धक्का दूंगा तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है देखो, स्पीड, सच में स्पीड बढ़ता है, आप नोटिस कर दो कि नहीं, है ना? लग रहा है ना मेरे को इधर, तो मेरे को पता चल रहा है। आप लोग के खोपड़ी पे गिरा एक एक करके तो आपको ही पता चलेगा। हाँ डायरेक्ट ऐसा बैग खोलेंगे अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है मेरी वजह से आ रहा है क्या बच्चों? किसकी वजह से आ रहा है? तो मैंने क्या बताया, ए को किससे चेंज करेंगे? जी से। ए को किससे चेंज करेंगे? अब बताओ नया फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब समझा आपके बुक में क्या फॉर्मूला दिया और क्यों दिया है? गेटिंग सबके समझ में आया? अभी भी एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, जी का वैल्यू बताना है, मतलब वैल्यू तो नहीं बता सकते आप लोग, वैसे बता सकते हैं 9.8 ऑन एन एवरेज, लेकिन जी का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव? यहाँ पे देखो, जब मैं इसको ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूँ तो जी मल्टीप्लाई डिवाइड भी बोल लो ना, कोई समझा? हाँ बोलो, समझा मैं क्या होता? जब मैं इसको ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूँ तो इसका एक्सेलरेशन जो है, पढ़ लिया आप, पॉजिटिव कह रहे हैं ना? देखो लाइफ में बीइंग पॉजिटिव इज वेरी गुड, बट आंसर हमेशा पॉजिटिव जरूरी नहीं है ना? तो क्यों लगता है आपको पॉजिटिव है? रीजन? स्पीड बढ़ रहा है, वाह! लेकिन द लॉजिक इज रियली लाइक राइट। हमने पढ़ा एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है? 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। 0 मतलब नो चेंज इन स्पीड, पॉजिटिव मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन 0। लेकिन आपने अच्छा लॉजिक लगाया। अभी देखो ना, नीचे आते हो किसकी स्पीड बढ़ रही है, इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन है कैसा है? पॉजिटिव। इसका एक और कारण है, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसलिए भी पॉजिटिव है, और अर्थ के ग्रेविटेशन की तरफ जा रहा है, इसलिए भी पॉजिटिव। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे ऊपर फेंकूं तो? तब एक्सेलरेशन क्या होगा? क्यों होगा नेगेटिव? स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे खींचेगी। तो याद रखना, अगर किसी न्यूमेरिकल में ऐसा क्वेश्चन आया, द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, तब हम लोग उसके एक्सेलरेशन को क्या लेंगे? नेगेटिव। अब ये चीज आप रट्टा मार के जा सकते हो क्या? जी का वैल्यू दिया रहेगा 9.8 और आप 9.8 लिख के सॉल्व के पूरा आंसर। सर गलत क्या होगा? 9.8 से माइनस प्लस का आंसर आएगा। नहीं, फॉर्मूला देखो बेटा, ये अभी आप लोग जी का वैल्यू यहाँ पे माइनस में लोगे तो ये प्लस के होते क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और प्लस लोगे तो प्लस ही रहेगा, तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तब जी का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव। बेटा जागना है नितिन, हाँ ऐसा नहीं कि तुम सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग पे जाके बॉडी बना रहे हो, मेरे लेक्चर में सो रहे हो। हाँ 9.8 समझा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तब आप उसके एक्सेलरेशन को क्या लोगे? पॉजिटिव। समझ में आया कुछ? चलो टेक्स्ट बुक बंद करो, न्यूमेरिकल टाइम टेक्स्ट बुक बंद करो, तो भी बनेंगे वो पूरे साल काम आएंगे। फर्स्ट लेसन से लेकर लास्ट लेसन तक आपको रखना है संभाल के, और दूसरे के बुक से पढ़ोगे तो जो थोड़ा बहुत समझ में आता है वो भी नहीं समझे। खुद का लिखा हुआ गोबर भी सोना लगता है, सच्ची बोल रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, लेकिन सच में बोल रहा हूँ, आपका लिखा हुआ हैंड राइटिंग आपके फट फट समझ में आता है। समझ में आया? ठीक है चलिए, क्वेश्चन अब ध्यान से सुनिए। 3 फॉर्मूलाज है हमारे पास, रेडी? अगर आपको याद हो तो हम तीनों फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। एक बार बोलिए, पहला फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू, आपने वो सुना बहती गंगा में हाथ धोना, सुना है? हाँ बस अभी यही हो रहा है, 2 4 6 लोग बोल रहे, बाकी चलिए कंटिन्यू। S इज इक्वल टू, मतलब एक्टिंग करो तो अच्छी वाली करो कम से। V स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं ये मेरी गलती हो गई जो मैं आप लोग को बोला, कोई बात नहीं। चलिए रेडी? चलो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आपका लिसनिंग स्किल कितना अच्छा है देखने की कोशिश करते हैं। एन आयरन बॉल, एक आयरन का बॉल है 3 किलो का, द मास इज 3 kg। यूनिट ध्यान से सुनना, kg इज ओके या चेंज करना पड़ेगा? मास किस में रहना चाहिए? kg में रहना, kg बराबर है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सुनो, एक हमारे पास मेटल का बॉल है जिसका मास है 3 kg, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 125 मीटर, मतलब जमीन से इसका हाइट कितना है बच्चों? दिमाग में छपते जाना चाहिए कौन कौन सा वैल्यू आपको मिलते जा रहा है। चलो एक क्रॉस चेक लेते बड़ा से, ये किसका वैल्यू दिया है? मास का दिया। ये किसका दिया है? तो डिस्प्लेसमेंट दिया, वेरी गुड राहुल, कहाँ है? हाँ डिस्प्लेसमेंट दिया, हाइट दिया, ठीक है। फॉल्स फ्रीली ऑन द ग्राउंड, फ्रीली गिरा ऑन द ग्राउंड मतलब कोई और फोर्स इसके ऊपर लग रहा नहीं। एज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी इज, जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जी देखो मैं बोला था जी का वैल्यू लोग आपको आसान करके देंगे, नितिन ना बहुत प्रयास कर रहा है। नहीं बेटा, जब ऐसे काम चल जा रहा है पानी क्यों वेस्ट करे, है कि नहीं? ये फास्ट रिएक्शन है, इनो की तरह, घुमाया दिया काम शुरू।
तुरंत काम शुरू, आपको ट्राई करना है? अरे नहीं सर ऐसे चल रहा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। जी का वैल्यू क्या दिया 10, आपको इजी कैलकुलेशन के लिए 10 दिया, नहीं तो मैं होता तो क्या देता 9.8, नहीं सर आप होते तो आप 9.77 देते, आपका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। अब तीन चीजें इसमें हमको फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज ध्यान से देखो, आपको फाइंड करना है टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब देखो बेटा, एक बहुत सिंपल लाइफ का फंडा बता दो, एक साथ बहुत सारी चीजों का आंसर ढूंढे जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक टाइम पे एक ही जगह पे फोकस करो, समझा? हाँ एक सेकंड बेटा, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या, देखो ये क्या होता है, ये जब LHS इक्वल टू RHS बोलते हैं तो ये क्या होता है, इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अब मैथ्स का एक रूल है कि इक्वेशन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब उसमें एक ही अननोन वैल्यू। मेरे कहने का मतलब देखो, a + b = c है। अब मैं बोल रहा हूँ a का वैल्यू 5 है, तो बताओ b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है? होगा, पर इसका एक आंसर नहीं होगा, इनफाइनाइट आंसर होगा। मतलब कोई भी फिक्स्ड आंसर नहीं, कोई भी कुछ भी बोल के आंसर बना सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है और 3 में से 2 का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, तो इस इक्वेशन को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। इक्वेशन कब सॉल्व होता है? जब उसमें एक ही अननोन वैल्यू। अब मैं इसको जरा सा चेंज कर दूं, देखो ये 2, अब बताओ c का वैल्यू क्या है? अब दुनिया का कोई भी बच्चा होगा वो बोलेगा 7। समझ में? कोई भी नहीं सर, आप हमसे पूछ के देखो, हम इसमें भी गलत करने का जज्बा रखते हैं। 5 + 2 8 है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? 7। तो इक्वेशन कब सॉल्व होगा? जब उसमें एक ही अननोन वैल्यू। अब वैल्यूज आपके सामने, हमारे पास क्या क्या है? मास है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी s का वैल्यू है कितना, 125 मीटर। हमारे पास m है, मास का वैल्यू कितना है, 3 kg। हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास g है। अब वैल्यूज आपके सामने, तीनों इक्वेशन आपके सामने। एक समझदार इंसान कौन सा इक्वेशन यूज करेगा टू फाइंड t? फर्स्ट कितने लोग को लगता है फर्स्ट? पहले बाहर निकलो बेटा। ये ऐसे करते रहने दो, ये हाथ उठाया जाता, मैंने केसो भी बोला थी जाने दो, छोड़ो। अपने से ज्यादा भरोसा केसो पे, केसो ने बोला तब तो रॉगी होगा, जाए दो। यस, तो फर्स्ट किसको किसको लगता है फर्स्ट? ठीक है, वेरी गुड। आप पहले बोला आपने और आप पहले गलत हो, आप शांत रखना। अच्छा, सेकंड कितना लोग को लग रहा है? 2 3, इन लोग 2 बार गलत होने वाले, देखना। और थर्ड किसको लग रहा है? थर्ड, वेरी गुड। 3 तिगाड़ा। अच्छा, तो राइट आंसर सेकंड वाला है। अभी वो बताएगा अभिषेक क्यों सेकंड है, क्योंकि बोला था, मैं बोला राइट आंसर देखो, मैं बोल रहा था। हाँ अभिषेक बताइए सेकंड क्यों? ठीक है, वो एक्साइटमेंट में। हाँ बोलिए। यू कहाँ पता है? एग्जैक्टली, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम? हर्षल। यस, वो वैसे कैमरे के लिए पूछा, मालूम है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको क्या बोला था, वो फ्रीली गिरा है। कैसे गिरा है? फ्रीली मतलब पूरा अंडर फ्री फॉल था, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स था। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? हेड्स ऑफ। इसको मुझे नहीं, हाँ वो आंसर दिया, रीजन नहीं पता था। देखो ये उसने कैसा ने बोला तो ये तो कट हो गया। तुम लोग इसमें हाथ उठाते बोला ये भी जान दो, ये नहीं होगा, है ना? ठीक है, चलो। तो देखो इसमें u का वैल्यू क्या हो गया? 0। अब क्या क्या बचा है? t बचा है, s बचा है, a बचा है। तो s है t निकालना ही है हमको, और a भी है, एक्सेलरेशन। a मतलब g। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? g माने, थैंक यू बच्चों, समझ में आया? तो बेस्ट फॉर्मूला क्या यूज करने का? चलिए रेडी, ओके। तो हम लोग पहले वो लिखते हैं गिवन। मेरे साथ बताइए गिवन में क्या क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए। मास कितना दिया बच्चों? 3 kg। फिर क्या दिया है? एस का वैल्यू दिया था, कितना दिया था? 125 मीटर। फिर टाइम कितना दिया है? नहीं सॉरी, इसको गिवन में नहीं लिखेंगे। जी का वैल्यू कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों? ये क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और नीचे भी एक टाइम था, तो नीचे का टाइम क्या हो गया? टाइम स्क्वायर। डिस्टेंस किसमें होता है? मीटर। टाइम किसमें होता है? सेकंड स्क्वायर। भूलो मत बार बार, अगर आप किसी के यूनिट से कंफ्यूजन है तो उसका फॉर्मूला लिखो, यूनिट अपने आप समझ में आएगा, ठीक है? ओके, टू फाइंड क्या करना है बच्चों? फर्स्ट केस में हमको फाइंड करना है टाइम। चलो बताओ कौन सा इक्वेशन एस करे यूजिंग न्यूटन इक्वेशन? कौन सा वाला? एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ सॉरी gt स्क्वायर, जिसमें u का वैल्यू क्या है बच्चों? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? s का वैल्यू दिया है, s का। चलिए बोलिए कितना दिया है? 120 का। u का वैल्यू 0 इनटू टाइम प्लस हाफ। g का वैल्यू पता है? दिया है, कितना दिया है? 10 इनटू t स्क्वायर। तो देखो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा? 0। 2 1 2 5 तो आपको क्या मिलेगा? 5t स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है बच्चों? 125।
तो आपको मिला 125 इज इक्वल टू 5t²। किसका वैल्यू चाहिए? t²। 5 या मल्टीप्लाई करके क्या होगा? डिवाइड। आपको क्या मिला? 125 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू t²। बोले हाँ 25, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 बचा 5 है, कितना हो गया? 25, 5 5 जा 25, तो t² का वैल्यू कितना है? 25, तो t का वैल्यू कितना आएगा? रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। हाँ वो ठीक है, हाँ यू आर करेक्ट। पहले ये लिखना चाहिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टी, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। इनकम्प्लीट आंसर। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। टाइम है, कोई भी चीज है तो उसका यूनिट लिखना जरूरी है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो आप क्या लिखोगे? 5 सेकंड्स। समझ में आया? अब क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम था तो हमको क्या लिखना था? टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ मेटल बॉल टू द ग्राउंड इज 5 सेकंड्स। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी सेकंड पार्ट सुनो, सेकंड पार्ट सुनो, सेकंड पार्ट। सेकंड क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन था ना, मजा आया सबको? ओम लिखना नहीं बाबू। जहां तेरी ये नजर है। ठीक है, रेडी? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट देखो, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। क्वेश्चन सुनो, वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ये बॉल जब यहाँ पे था तो उसका यू का वेलोसिटी कितना था? 0। लेकिन जब वो बॉल जमीन पे पहुंच गया तब उसका स्पीड बढ़ा होगा कि कम हुआ होगा? सोच के बताओ। बॉल जब जमीन पे पहुंचा होगा तब उसका स्पीड बढ़ा कि कम हुआ? वो हाँ, फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? जब टच किया तब, टच करने के बाद तो ऑफकोर्स 0 ही हो जाएगा, समझा? लेकिन जब टच किया तब उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो वो स्पीड आपसे वो पूछ रहे कि फाइनल वेलोसिटी यानी किसका वैल्यू पूछ रहा है? v। वेरी गुड। किसका वैल्यू पूछ रहा है? v का। इनिशियल वेलोसिटी बोलता तो किसका वैल्यू पूछता? और हम डायरेक्ट लिखते हैं u इज इक्वल टू 0 बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन अ फ्री फॉल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में गिरेगा तो उसका u क्या होगा? 0। अब सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज करो। श्योर? हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ कि थर्ड से आएगा आंसर, नो डाउट, क्योंकि v निकालने के लिए u है, g है, s है। लेकिन ये ज्यादा बेटर है ना बच्चों। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन के लिए हमको क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी। सेकंड केस में तो हम लोग न्यूटन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस gt। u का वैल्यू कितना है बच्चों? 0। तो आपको क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू 0 प्लस g का वैल्यू कितना दिया है? टाइम मिल गया आपको 5 सेकंड्स, बरोबर है? तो आंसर क्या आएगा बताओ? 10 5 50। बताओ यूनिट। हाँ m पर s। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में होता है? मीटर। टाइम किस में होता है? समझ में आया? मस्त है ना? बढ़िया था ना क्वेश्चन? ओके, ये बड़ा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्यों आएगा इस पर? किसका? डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें होता है? मीटर। और अपॉन सेकंड, दो टाइम कहां से है? सेकंड स्क्वायर कहां आया? वो तो a के लिए ना, क्योंकि a का फॉर्मूला क्या है? v अपॉन t। तो इसके नीचे एक और t आ जाता है ना, इसलिए सेकंड स्क्वायर होता है। समझे? अच्छा, एक आपके मन में ऐसा डाउट नहीं आता राहुल, आपने थर्ड वाला बोला तो उसे थर्ड से करके देखो, क्या पता अलग आंसर आए। क्या लगता है अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन से करें तो अलग आंसर आएगा? अरे खाना ऐसे खाओ या ऐसे, मार तो खाओगे ना। हाँ ठीक है, चलो 20। हाँ बोलते ना, 2GS। रेडी? एक बार इससे ट्राई करते, राहुल के लिए सिर्फ, मेरे को कोई शौक नहीं। आप करिए। हाँ, रुका नहीं जाता, बहुत घाई है आपको। सर और कोई टीचर होता तो अप्रिशिएट करता। चलिए 0। फिर क्या आएगा बताओ? 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है? 10 इंटू एस डिस्प्लेसमेंट कितना था? 125। 2 इंटू 125 कितना हो जाएगा? 250 इंटू 10 कितना हो गया बच्चों? 2500। सर रहने तो गाय को घाई काटो, आ रहा था ना आंसर उधर। तो अब इसका जब स्क्वायर लेना पड़ेगा तो क्या करते हैं? 2 0 का 1 0 लो, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 5। तो देखो यही आंसर आता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, भावना नहीं पहुंची पर हम समझ रहे। अरे मैं वो पूरा क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट बेटा, एक तो तेरे लिए मैं किया हूँ, इतना पढ़ो ना। चलो तेरी खुशी के लिए बस खुश। चलो रेडी? तो आप कोई भी फॉर्मूले से करो, आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड आप देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। हाँ, इसमें थर्ड केस और लास्ट केस क्या? हाँ छोटा सा। रेडी? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था? हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। बच्चों देखो मैं वो क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, सुनो ध्यान से। द हाइट ऑफ द बॉल, ठीक है, क्वेश्चन सुनिए। द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। किसको किसको समझाए क्वेश्चन? द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड। बताओ मुझे, ग्राउंड पे पहुंचने को कितना टाइम लगा?
5 सेकंड लगा, कितना लगा? तो बोला हाफ टाइम पे उस बॉल का हाइट क्या होगा? देखो तुम लोग को अभी कंफ्यूज कर, तो मजा आ जाएगा। टोटल हाइट कितना था? 125 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो वो क्या बोला हाफ टाइम मतलब कितना हो गया? 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड पे उसका हाइट कितना होगा? एग्जैक्टली यही मैं चाहता था तुम लोग बोलो, और तुम बोले शाबाश बेटा। तो अपने को क्या लग रहा है कि 5 सेकंड में 125 आ रहा है, तो 2.5 सेकंड में इसका आधा आएगा, पर ऐसा है क्या? पहले ऊपर स्पीड कम था, लेकिन नीचे आते आते उसका स्पीड बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक सवाल है, कैसे फाइंड आउट करोगे ना? विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज? देखा था क्या बेटा? हाँ, सेकंड। लेकिन स्पीड निकाले क्यों? हमारे पास डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। देखो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, क्या बोलता है डिस्टेंस फॉर्मूला? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा u का वैल्यू क्या होगा बच्चों? चलो बोलो S कितना है? टोटल S मालूम है आपको, लेकिन हाफ निकाले ना हम लोग। आपको हाफ मालूम है S कितना है? डिस्प्लेसमेंट नहीं, वही तो कैलकुलेट करे ना। नहीं, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। S अपॉन 2 कब बोलते हैं? जब आपको मालूम है एग्जैक्ट बीच में रहेगा। पर वो बेटा तुमको क्या लगता है, बीच के ऊपर रहेगा, बीच के नीचे रहेगा? बीच के ऊपर या नीचे? वेरी गुड, ऊपर। क्योंकि नीचे आते आते स्पीड बढ़ रहा है, तो बीच में पहुंचने को उसको टाइम लगेगा, पर बीच से नीचे आने में ना। यही लाइफ में भी याद रखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट। एक बार आप चलना, जैसे साइकिल चलाया आपने, देखो साइकिल जब हम चलाना शुरुआत करते हैं तो पहले 2-3 पेंडल बहुत भारी पड़ता है, लेकिन एक बार आप उस मोमेंटम में आ जाओ तो देखो आप बिना पेंडल के भी साइकिल को आगे बढ़ा सकते हो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब आप रुके रहोगे, मतलब पेंडल नहीं मारोगे तो भी साइकिल जाता है ना। नहीं, स्ट्रेट रोड पे भी जाता है राहुल, स्ट्रेट रोड पे भी जेम्स। आप एक बार मोमेंटम में आ जाओ तो स्ट्रेट रोड पे भी साइकिल चलती है कुछ देर तक। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? सबके समझा? लाइफ भी ऐसे ही। चलिए रेडी? तो यहाँ पे देखो यू क्या, ये तो पूरा जीरो गया, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, प्लस हाफ। ए का वैल्यू कितना दिया बच्चों? 10 इंटू टी का वैल्यू कितना है? 2.5। कितना है बच्चों? 2 1 जा 2 5 जा, और उसका स्क्वायर। मैंने इसको भी कट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है? 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 2 5 जा 10, 10 2 जा 12। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, सॉरी मेरा मिस्टेक हुआ ट्रिक में। 5 2 6 25। अच्छा ये ट्रिक कैसे काम करता है मैंने पहले ही बताया था ना आपको। 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना बहुत सिंपल है। कैसे करना है? 2 का स्क्वायर लिखो 04, 2 डिजिट्स में लिखना है, 4 नहीं लिखना है। 5 का स्क्वायर लिखो 25, फिर एक मल्टीप्लाई जैसे डालते हो वैसे डालो पीछे, और इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, और फिर सबको प्लस कर दो 5 2 6। समझ में आया? पॉइंट तो कर लेंगे, बता दो। अभी इसका करते हैं 93 का करते हैं, ठीक है। 9 9 जा 81, 3 3 जा 09, वेरी गुड। 3 3 जा 09, और इसका स्क्वायर लेना है। 9 3 जा 27, 9 3 जा वो चेक करा था हम लोग, राइट है गिरा ना। 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, कितना हुआ? 54। देखो चेक करो, 9 4 6 8। समझ में आ रहा है? अच्छा कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका आपको पता होगा, जैसे आपको किसका स्क्वायर पता है? 2 का सर। 12 का पता है ना? 12 का 145। चलिए 12 का करो। 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 1 2 जा 2 2 जा, लेकिन लिखेंगे क्या? 04, तो 4 4 1। समझ में आया ट्रिक? चले तो अपना कितना आ रहा है बच्चों? अपना कितना है? 5 इंटू 6। अच्छा पॉइंट राहुल ने पूछा तो सिंपल है ना। देखो भाई के बाद मतलब एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ऐसा होता है ना। 2.5 2.5, इधर एक पॉइंट इधर एक पॉइंट, टोटल कितने नंबर हुए? 2 1 2 6.25। समझ में आया? चलो मल्टीप्लाई करें, रेडी? देखते हैं आंसर क्या आता है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, प्लस 2 12, 5 6 जा 30, 31, पीछे से 2 नंबर क्या पॉइंट। देखो पहले हाफ टाइम में तो उसने सिर्फ 31 मीटर कवर किया, 31, और डायरेक्ट देखो उसने कितना कवर किया, मतलब इसमें से 30 भी माइनस करोगे तो 95 मीटर्स तो अगले हाफ टाइम में उसने कवर किया है। मतलब कुछ समझ रहे हो? पहले हाफ टाइम तक उसने सिर्फ और सिर्फ कितना कवर किया है? 31.25 मीटर्स, और बाकी का पूरा उसने कितना किया? 2.5 सेकंड्स में। समझ में आ रहा है? तो इसका यूनिट क्या आएगा बताओ? क्या है ये? डिस्टेंस है ना, तो क्या आएगा? देखो क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों आपको, यहाँ पे देखो ये क्या आया? हाइट आया ना अपना, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कहां से आया? देखो ऊपर से इतना हुआ, कितना हुआ? 31.25। लेकिन उसने आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है क्या? उसने क्या पूछा? हाइट कितना थी? हाइट कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? उसने हाइट वर्ड यूज किया। हाइट कहां से मेजर करते हैं? जमीन से। तो ये जमीन 31.25 है क्या? हमने जब बॉल को छोड़ा तो 2.5 सेकंड में उसने इतना ट्रैवल किया। हाँ, तो ये हाइट कैसे निकालोगे बच्चों? तो हाइट कैसे निकालोगे आप? टोटल डिस्टेंस कितना था? 125। कितना उसने कवर किया? हाँ, 2.5 सेकंड में 31.25। तो माइनस कैसे करेंगे? तो 125। लेकिन रूल क्या है डेसिमल के माइनस का?
डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, लेकिन सर यहाँ पे डेसिमल नहीं है। वेरी गुड, तो पॉइंट डालेंगे और क्या डालेंगे 0। आंसर में भी पहले से पॉइंट डालो, प्लस माइनस करते हो सब पॉइंट एक साथ आना चाहिए, ध्यान रखो। तो यहाँ से यहाँ दिया 10, यहाँ पे दिया 10, 10 में से 5 गया, 10 में से 1 इधर दिया तो कितना बचा 9, 9 में से 2 गया, यहाँ से 1 दिया था 4, 4 में से 1 गया, 2 में से 1 जाएगा, 1 कैरी दिया 12, 12 में से 3 गया। मतलब हाइट कितना है बच्चों जमीन से 93.75 मीटर। समझा? नहीं तो आप भी एग्जाम में घाई में गड़बड़ करेंगे क्योंकि आंसर आ गया जोश जोश में खुश हो गए। ये हाइट है क्या? ये डिस्प्लेसमेंट है। हाइट कैसे आया? टोटल में से इतना माइनस कर। समझा पक्का? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला? टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड। कितना हाइट था? 5 सेकंड, 125 मीटर। फिर सेकंड में हमने क्या निकाला? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी जब वो ग्राउंड पे पहुंचा। समझा? और उसके बाद हमने क्या निकाला? हाइट निकाला। समझ में? चलिए लिखिए बिना देखे फटाफट। हाँ रोक दो बेटा। एक न्यूमेरिकल और करने की कोशिश करो गिवन। मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया ये भी सेम है उसी पेज पे। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस बार हम ऊपर की तरफ फेंक रहे तो कुछ तो चेंज होने वाला है। क्या चेंज होगा? जी का वैल्यू। वेरी गुड। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर। देखो हाइट बोल रहे हैं, क्यों? डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं लिया, हाइट लिया। नीचे से ऊपर का हाइट है ना, समझ आ रहा है? तो आप लिखो वैल्यू किसका किसका मिला आपको। ये हाइट मतलब वही डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। कितना मिला एस का वैल्यू? 4.05 मीटर। 4.05 मीटर। सुनो, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर। बता रहा आगे बता रहा हूं। अरे हाइट थोड़ी नेगेटिव होता है यार। जब जी का वैल्यू आएगा तब नेगेटिव लेंगे ना। अभी आप मेरे से समझो 1 मीटर दूर है तो क्या -1 मीटर दूर है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, समझ में? ओके। बिफोर कमिंग टू द ग्राउंड मतलब हाइट कितना हाइट कवर करता है? 4.05 मीटर। जमीन पे आने से पहले इतना हाइट तक जाता है। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? हाँ वेरी गुड, 0। लेकिन 0 कब होता है? जब फ्री फॉल होता है। अभी नीचे से ऊपर जा रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा क्या? सोचो। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा तो ऊपर जाएगा कैसे? इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब हाथ में तब नहीं, जब वो जाना शुरू किया तब। इनिशियल मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग वेलोसिटी। लेकिन ये स्टार्ट ही तो नहीं हुआ, ये तो रेस्ट पे ना अभी। तो जब मैं इसको फेंकूंगा और वो जाने लगेगा ऊपर तब वो होगा ना इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? तो मुझे बता कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा फिर? इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगा। अच्छा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? कितना कम होगा? बात तो इसने सही बोला कि फाइनल वेलोसिटी कम होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा। पहले स्पीड ज्यादा होगी फिर कम होगी। लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तभी तो नीचे आना शुरू करेगा वापस। कुछ समझा? देखो ट्रिक समझो। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर इनिशियल वेलोसिटी 0 लेकिन फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ताकि ऊपर जा सके। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? कुछ लॉजिक समझा? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने को क्यों बोलता हूँ? हाँ, जब हम ऊपर फेंकते तो उल्टा है। इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम, फाइनल वेलोसिटी 0। जब फ्री फॉल होता है तब उल्टा है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो मिल गया। v का वैल्यू मिला क्या? वेरी गुड। v का वैल्यू क्या मिला? बेटा समझ रहे हो बात को? पक्का? ओके। और क्या दिया? देखो तो हमको पूछा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u का मीनिंग पूछा आपसे, u का वैल्यू। तो आपको और एक चीज दिया है, g का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड। हाँ मैं बोला था उन लोग देंगे नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने जी का वैल्यू क्या दिया? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम जी का वैल्यू क्या लेंगे? चलो फाइंड करो वी का वैल्यू, सॉरी यू का वैल्यू। वो वी सोचो क्या है? हाँ क्या पता कौन सा इक्वेशन? बेटा पॉज कर दो तुम। क्या पता कौन? ग्राउंड है, ग्राउंड पे टेनिस बॉल था, हमने उसको जोर से फेंका। जब वो हाइट पे पहुंचा, कितना हाइट बोला उसने? 4.05 मीटर। ठीक है, तो हमको पूछा है कितना टाइम उसको लगा। सॉरी टाइम नहीं पूछा, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा? यहाँ का वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी। मुझे था इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा था कि कम था? मैक्सिमम था, बराबर है। यहाँ से मैक्सिमम था, धीरे से आते कम हुआ, यहाँ पे जाके 0 हो गया। जो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तभी नीचे आएगा ना बॉल। तो हमको क्या पूछा? यू का वैल्यू पूछा। हमको एक चीज और दिया, जी का वैल्यू दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है? हमने क्या पढ़ा? जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है। और इसने जैसे लॉजिक बताया था उसका स्पीड कम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो आपको दूसरे बच्चों से अलग करेगा। अगर आप वहाँ पे नेगेटिव नहीं डालोगे तो नॉर्मल बच्चा इसको 10 डाल के ही सॉल्व करेगा और वहीं फंस जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। देखो अपने को क्या चाहिए? यू चाहिए। आपके पास क्या? जी और एस है। अब ऐसा इक्वेशन ढूंढो जिसमें ये 3 के अलावा कोई और चीज ना हो। यहाँ पे देखो बी है, बी हमारे पास है नहीं। यहाँ पे एस यू टी,
टी नहीं है, टी नहीं है, तो ये अकेला इक्वेशन है जिसमें वी यू एस जी यूज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तुम लोग बोलेगे सर वी भी तो है, बट वी हमको पता है हमेशा जब नीचे से ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, 0। तो ये 0 होगा, इसका वैल्यू हमको चाहिए 2 ऐसे रहेगा। जी का वैल्यू कितना बोला है, 10 उसने बोला है, लेकिन हमको पता है क्या लेना है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन। एस कितना दिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा, वो देखते पहले सॉल्व तो कर ले। 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, लेकिन देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -20 इंटू 4.05। तो इसको कैसे करेंगे, मैं 1 0 इसको यूज करो बड़ा करने के लिए, 2 इंटू 40.5। समझा मैंने क्या किया, 20 का 0 इसको दे दिया ताकि ये बड़ा हो जाए, तो 4 से कितना हो गया 40। हमने ऐसा बहुत बार किया है और बार बार करो जानबूझ के प्रैक्टिस होने के लिए, नहीं तो बोलेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो सर ना, 0 से खेलना सीखो ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़े। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है क्या, 2 5 10 पॉइंट तक हो गया, 0 डालो, 1 कैरी आया, 1 इधर आ गया, 2 4 जा, जिनको नहीं समझा उनके लिए 2 5 10 2 0 0 प्लस 1 1 2 4 8, कितने नंबर का 0.8, समझ में आया। तो आंसर कितना आया -81। अब -81 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +81, और यहाँ पे क्या है यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है 81, लेकिन हमको किसका चाहिए, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बताओ क्या आएगा, u इक्वल टू 9। ये क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी भी एक चांस देता हूँ, थोड़ा सा जागो, एक क्वेश्चन और है ऐसे इसमें छोटा सा, ये करने की कोशिश करो, आप खुश होकर घर जाओगे कि आई डिड समथिंग बाय माई सेल्फ। गेटिंग। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन। उसको कितना टाइम लगेगा टोटल नीचे आने के लिए, मतलब जाना और आना दोनों, टोटल टाइम कितना लगेगा। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप दोनों टाइम मत निकालो, आप एक काम करो, ऊपर से नीचे आने का टाइम निकालो। सिर्फ जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने को लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने को लगेगा। आपको लगने सोचने में अजीब लग सकता है, क्या बात करें सर, नीचे से ऊपर जाते हुए स्पीड कम होता है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए स्पीड बढ़ता भी तो है, तो दोनों टाइम इक्वल ही रहता है। समझ में आ रहा है कुछ। तो हम लोग को क्या करना है, या तो ऊपर से नीचे आने का टाइम निकालो या नीचे से ऊपर जाने का टाइम निकालो, कोई भी एक टाइम निकालो, उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा टोटल टाइम। अब सोचो टाइम कैसे निकालो, अब देखो आपके पास क्या क्या है, अब आपको टाइम निकालना, प्लीज इतना कैलकुलेट करो। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर जाने का करोगे तो ध्यान रखना v को 0 लेना है, और जब ऊपर से नीचे आने का करोगे तो क्या करना है, u को 0 लेना है। अब आपके ऊपर है, आप कौन सा करना चाहते हो। मैं होता तो मैं कौन सा यूज करता पता है, हाँ ऊपर से नीचे वाला। क्यों, इसमें g मुझे पॉजिटिव मिलेगा ना, g को मुझे पॉजिटिव लेने का मौका मिलेगा। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे आते कौन सा वैल्यू 0 लोगे, u। इनिशियल वेलोसिटी 0 का, आते 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 स्पीड बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, तो मैं वो वाला यूज करता है सेकंड केस। चलो कौन कौन कर सकता है इसको भी, 1 मिनट देता हूँ, हाँ ठीक है ट्राई करें, चलो पॉज कर दो बेटा। हाँ टाइम निकालना आने, हाँ तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि हम लोग बॉल को ऊपर से नीचे वाला केस लेते हैं, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, केस लेते हैं, रेडी। तो जब ऊपर से नीचे आएगी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होगा, ठीक है। और टाइम कितना लगा मालूम है क्या, हमको फाइंड आउट क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम हमको मालूम नहीं है। अच्छा डिस्टेंस पता है आपको, डिस्टेंस यस कितना है 4.05, ठीक है। तो अब देखो इनको देख के एक और चीज पता है, जी का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे से ऊपर जाता तो ये माइनस लेना पड़ता, तो मैं ऊपर से नीचे वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है। अब इन सबको देख के कौन सा वैल्यू बेस्ट लगता है आपको, देखो v हमको पता नहीं तो इसको मत देखो, ये सब में देखो कौन सा वैल्यू बेटर है, सेकंड वाला ही बेटर है, SUTG, जिसमें t हमको नहीं पता, सेकंड वाला सबसे बेस्ट है। तो क्या आएगा बताओ सेकंड केस में, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो क्या आएगा, s का वैल्यू पता है, यस 4.05, u का वैल्यू ये सबसे बेस्ट है कि पूरा 0 हो गया, u 0 तो पूरा 0 हो गया, हटाओ इसको। हाँ मैं नहीं लिख रहा, आपको लिखना है एग्जाम में, ऐसा मत करना बेटा। g का वैल्यू कितना है 10 t स्क्वायर, बराबर है, तो ये तो 0 हो गया, 2 1 2 5 हमेशा ऐसे ही कट रहा है, तो आपको क्या मिला 5 इंटू टी स्क्वायर, इसको हटा दो, और यहाँ पे क्या 4.05, ठीक है। ओके अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4.05 डिवाइड बाय 5। अब केशव उसको पूछा था डिवाइड कैसे किया, तो देखो बहुत सिंपल रूल है, 4.05 को मुझे किससे डिवाइड करना है 5 से। तो पॉइंट का रूल क्या होता है, ये बॉर्डर समझो, आपको इसके आगे जाना है तो वीजा लेना, तो पॉइंट के आगे का नंबर तभी मिलेगा जब आप ऊपर पॉइंट डालो। तो आप देखो 4 नहीं ले सकते, बराबर है, तो आगे का नंबर लेना ही पड़ेगा क्योंकि 4 5 से छोटा है, तो आगे का नंबर लेना तो पहले ऊपर पॉइंट डालो। अभी कितना हो गया 40, 5 8 जा 40, कितना बचा 0, यहाँ पे क्या है 5 1 जा, तो आगे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 0। तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चों 0.81। जिनको इसका स्क्वायर रूट लेने को प्रॉब्लम आता है मैं बोलूंगा खेलो, डेसिमल से खेलो, मैं सिखाया था ना कैसे खेलना है, मैं इसको 81 लिख रहा हूँ, तो बताओ क्या आएगा, 0.81 को 81 लिखा है तो आगे क्या आएगा, मैंने 0.81 था, मेरे पास 0 रुपया 81 पैसा था, मैंने उसको 81 रुपीज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय नहीं,
10⁻²। मैंने उधार लिया है ना बच्चों, समझो बात को, मैंने 2 डिजिट उधार लिया है, तो आगे क्या आएगा 10⁻²। अब ये टी स्क्वायर का वैल्यू, तो टी कैसे आएगा बताओ, इसका स्क्वायर रूट लेके, है ना, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा टी, 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9, और 10⁻² है, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या है 10⁻1, तो 2 है ना, 2 का हाफ लेना है, स्क्वायर रूट मतलब हाफ होता है, तो 10⁻² क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। अब उधार चुका बताओ आंसर क्या आएगा, 0.1 एक नंबर पीछे चला जाएगा 0.9 सेकंड्स। ये क्या आया है, सिर्फ नीचे आने का टाइम है, तो टोटल टाइम कैसे आएगा बेटा, वेरी गुड, टोटल टाइम कैसे आएगा 0.9 इंटू 2, क्योंकि जितना टाइम नीचे आने को लगता है उतना ही टाइम ऊपर जाने को लगता है, तो बताओ 9 2 जा 81, तो 81 लिखा, एक नंबर के बाद पॉइंट खत्म, और ये क्या आएगा 88.1, समझ क्या बेटा, समझ में आया, 81 नहीं 18 होता, हाँ, थंकू, अरे थंकू सच में थंकू, समझा, तो कितना है टोटल टाइम 1.8 सेकंड, समझा सबको पक्का, ओके, तो यहाँ पे एंड करें आज का लेक्चर, कल ये लेक्चर खत्म करेंगे, कल छोटा सा टॉपिक बचा थोड़ा सा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फिर हमारा लेसन खत्म होगा, और एक लेक्चर और देंगे हम लोग किसको, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को, फिर हमारा पूरा लेसन वाइंड अप करेंगे, ओके ठीक है, मतलब 2 लेक्चर और लगे, बाय बाय बच्चों, जय श्री राम, समझ में आया बच्चों।